किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज के अंक में कुछ विशेष बातें हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। आप जानते हैं हर दिन के भांति आज भी हम एक नए विषय को लेकर आए हैं और ऐसे विषय को जो कि आपकी जो खेती किसानी की समस्याएं हैं उनमें कहीं ना कहीं समाधान लेकर आते हैं। तो आज जो हम जानने वाले हैं वो है सोयाबीन की फसल में खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करना है हमें, वो भी रासायनिक विधि से। तो इसके बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में विशेष जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जो कि केवीके के कृषि वैज्ञानिक हैं। चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में अधिक जानकारी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह कृषि विज्ञान केंद्र में सस्य वैज्ञानिक हूँ। आज किसान भाइयों हम रासायनिक विधि के द्वारा खरपतवार प्रबंधन की बात करेंगे। किसान भाइयों, कई बार ऐसी समस्या आती है कि लगातार बारिश आ रही हो तो उस तरह की अवस्था में हम यांत्रिक विधि के द्वारा डोरा कुल्फा चलाकर खरपतवार प्रबंधन नहीं कर सकते। साथ ही निंदाई करना और दूसरे काम भी परेशानी वाले हो जाते हैं। किसान भाइयों, साथ ही आज के समय में जो श्रमिक की उपलब्धता है ये भी बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। तो ऐसी अवस्था में हमें जो रासायनिक विधि है उनके द्वारा खरपतवार नियंत्रण करना फ़ायदेमंद प्रतीत होता है। किसान भाइयों, रासायनिक विधि में जो दवाइयाँ काम में आती हैं इनको हम लोग 3 अवस्थाओं में प्रयोग कर सकते हैं। एक है बोनी से पूर्व दवाई जो काम में आती है, इनको हम बोलते हैं प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, मतलब खेत तैयार करते समय दवाई को खेत में डालना। दूसरा प्री इमरजेंस दवाइयाँ, बोनी के तुरंत बाद और 3 दिन के अंदर अंदर दवाई का छिड़काव करना। और तीसरी अवस्था रहती है पोस्ट इमरजेंस, मतलब खड़ी फसल में 20 से 25 दिन की अवस्था पे प्रयोग करना। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी जो मुख्य फसल है सोयाबीन, उसके अंदर किन किन अवस्थाओं पे दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बोनी से पूर्व जो दवा काम आती है उस दवा को बोलते हैं पेंडिमिथिलिन प्लस इमिजाथापर। इसमें 2 तरह की दवाइयाँ मिली रहती हैं जो कि व्यापारिक नाम वेलार 32 के नाम से प्रचलित रहता है। इस दवा का प्रयोग करने से पहले हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि ये दवा खेत में तभी प्रयोग करें जब खेत में अच्छी नमी हो। सूखी अवस्था में इन दवा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो खेत में जब अच्छी नमी हो तब हमें तकरीबन 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर, मतलब 2.5 लीटर दवा 500 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर दवा खेत में छिड़काव करना है। और छिड़काव के बाद कल्टीवेटर या पंजा चलाकर इस दवा को हमें ज़मीन में मिला देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इस अवस्था पे हम दवाइयों का छिड़काव नहीं कर पाते हैं तो दूसरी अवस्था आती है प्री इमरजेंस दवा अवस्था, मतलब बोनी करने के तुरंत बाद से लेकर 3 दिन के अंदर अंदर दवाओं का छिड़काव किया जाता है। इसके अंदर पेंडिमिथिलिन दवा है जो कि 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की मान से काम आती है। और दूसरी दवा है डाइक्लोसुलाम जो कि स्ट्रॉन्ग आर्म के नाम से प्रचलित है और ये 12.4 ग्राम प्रति एकड़ या 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से काम में आती है। किसान भाइयों, जब भी हम प्री इमरजेंस दवाओं का प्रयोग करते हैं उस अवस्था में ये ध्यान रखें कि खेत में नमी का होना अति आवश्यक है। परंतु इसमें ये ध्यान रखें कि जैसे मैंने पूर्व में बताया था कि दवाई डालने के बाद उसको ज़मीन में मिक्स करते हैं, परंतु ये जो दवाएं हैं इनके अंदर हमें खास तौर पर ध्यान रखना है कि जो हम दवा का छिड़काव कर रहे हैं उसकी लेयर टूटने ना पाए। इसलिए छिड़काव करते समय ये सावधानी रखें कि अगर संभव हो सके तो उल्टा चलते हुए छिड़काव करें ताकि जो ज़मीन पर लेयर बन रही है वो टूटे नहीं। तो ये दवाएं रहती हैं प्री इमरजेंस दवाएं। इसके बाद अगर इस अवस्था पे भी किसान भाई चूक जाते हैं, अगर छिड़काव नहीं कर पाते हैं तो खड़ी अवस्था में भी हम दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में खड़ी फसल के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो उनकी दवाएं के प्रयोग से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें ये खेत में देखना चाहिए कि हमारे खेत में किस तरह के चारे की समस्या है, क्योंकि जो भी खड़ी अवस्था में दवाई डाली जाती हैं तब तक खेत में चारा आ चुका होता है। तो हमें पहले पहचानना है कि किस तरह का चारा है, क्योंकि खड़ी अवस्था में जितनी भी चारे मारने की दवाइयाँ काम आती हैं वो खरपतवार के हिसाब से काम आती हैं कि आपके खेत में किस तरह का खरपतवार है। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये संकरी पत्ती का चारा है जिसको हम सावा बोलते हैं। तो ये जो संकरी पत्ती के खरपतवार हैं इनके लिए अलग तरह की दवाइयाँ काम आती हैं। और आप ये देख रहे होंगे, ये चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं और इनके चुनाव के लिए अलग तरह की दवाइयाँ काम आती हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं हमारे खेत में, उनमें किस तरह की दवाइयों का प्रयोग करें।
जैसे ये आप देख रहे हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार, इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग इमिजा थापर दवा, जिसका जो प्रचलित नाम है परस्यूट, उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। ये दवा 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से काम आती है और ये इस दवा की खासियत ये है कि ये चौड़ी पत्ती के चारे को तो अच्छी तरह मारती है, कुछ संकरी पत्ती के चारे को भी नियंत्रित करती है। परंतु अगर खेत में बहुत अधिक मात्रा में चौड़ी पत्ती का चारा हो तो इसके अलावा एक दवा और आती है क्लोरीमीरोन इथाइल, जिसको क्लोवेन या क्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। ये 15 ग्राम प्रति एकड़ या 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेते हैं। किसान भाइयों, चारा मारने की दवाओं में हमेशा ध्यान रखें कि हमें 1 हेक्टेयर के लिए कम से कम 500 लीटर पानी का प्रयोग करना है। तो जो भी मैं दवाओं की बात कर रहा हूँ, ये 1 हेक्टेयर में 500 लीटर पानी या 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी का चुनाव करना है। इसके बाद किसान भाइयों, अगर आपके खेत में संकरी पत्ती के चारे की समस्या है तो हम लोग 3-4 तरह की दवाइयाँ हैं, उनमें से दवाओं का चुनाव कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी भी लंबे समय तक एक ही दवा का छिड़काव नहीं करना चाहिए। दवाएं हमेशा बदल बदल कर छिड़काव करना चाहिए, नहीं तो अगर लंबे समय तक एक ही दवा का छिड़काव करेंगे तो खरपतवार के अंदर भी प्रतिरोधक क्षमताएं विकसित हो जाती हैं और कि हर खरपतवार नाशी दवा में कुछ न कुछ चारे बच जाते हैं। अगली बार उनकी संख्या और बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे वो दवा बेअसर होने लग जाएगी। इसलिए कोशिश ये करें कि दवाओं का भी बदल बदल कर छिड़काव करना चाहिए। जैसे संकरी पत्ती के लिए जो दवाएं आती हैं उनमें क्यूजालोहोप इथाइल, जिसको हम टर्गा सुपर के नाम से जानते हैं, ये 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से काम में ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी दवाएं हैं उसमें है प्रोपाक्विजोफोप, जो कि 700 ml प्रति हेक्टेयर की दर से काम में ले सकते हैं। तो इन दवाओं का चुनाव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर खेत में मोथा की समस्या बहुत ज़्यादा हो तो मोथा के लिए आप हेलोक्सीफोप आर मिथाइल एक दवा है जो कि 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से काम आती है, उस दवाओं का भी चुनाव कर सकते हैं। इस तरह ये 3 दवाइयाँ हैं, इनमें से आपको ये ध्यान रखना है कि हमें बदल बदल कर छिड़काव करना है। अगर कोई किसान भाई क्यूजालोहोप इथाइल, जो कि टर्गा सुपर के नाम से आती है, इस दवा का छिड़काव करता आ रहा है तो अगली बार हमें आवश्यकता पड़े तो हम प्रोपाक्विजोफोप का चुनाव कर सकते हैं या हेलोक्सीफोप आर मिथाइल का चुनाव कर सकते हैं। इस तरह हमें दवाएं बदल बदल कर छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा आजकल कुछ ऐसी दवाएं आ रही हैं जिनमें संकरी पत्ती और ये चौड़ी पत्ती की दोनों दवाएं मिली हुई रहती हैं। मतलब दोनों तरह के भी अगर खरपतवार खेत में है तो हम उनको प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमें कोई कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना है तो हमारा जो स्प्रे पंप है उसको अच्छे से सर्फ के पानी से अच्छे से धो लें, उसके बाद साफ़ पानी से धो लें और उसके बाद ही उसका कीटनाशक दवाओं के लिए छिड़काव करें। नहीं तो कई बार अगर खरपतवारनाशी दवा की थोड़ी सी भी मात्रा रह जाती है टंकी में तो वो अपनी फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो इन कुछ सावधानियों के साथ अगर आप खरपतवार का प्रबंधन करेंगे तो आप काफ़ी प्रभावी ढंग से खरपतवार को प्रबंधन कर पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तो जाना किसान भाइयों आपने किस तरीके से सोयाबीन की फसल में हम खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं रासायनिक विधि द्वारा। तो ये जो जानकारी थी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और जानकारियों को साझा करेंगे। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान भाइयों कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और ब्रेक से पहले हम जानी थी बहुत सारी जानकारियां हमने, अब हम कुछ और जानकारियों को जानते हैं। अब हम जानेंगे पॉली हाउस में नर्सरी प्रबंधन तकनीक के बारे में। जी हाँ, इस विषय के बारे में हम जानेंगे और इस विषय को हमारे साथ जो साझा कर रहे हैं वो हैं निशित गुप्ता जी, डॉक्टर निशित गुप्ता जी, और ये हैं देवास KVK से। चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में और जानकारी। किसान भाई, मैं डॉक्टर निशित गुप्ता, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र देवास में आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। और आज हम जो चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से पॉली हाउस या नेट हाउस में नर्सरी पौध उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि हमारे किसान भाई देख रहे होंगे कि अभी बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और उस बारिश में भी हमारे किसान भाई यदि देखते हैं तो इस पॉली हाउस के अंदर किस प्रकार से स्वस्थ पौध का उत्पादन हम कर सकते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं लौकी, गिलकी, टमाटर, बैगन, मिर्च, साथ ही साथ में पपीता और हमारा सुरजना, इसमें हम पौध तैयार कर सकते हैं। और पॉली हाउस में हम पौध उत्पादन के साथ साथ किसी भी मौसम में किसी भी फसल की खेती कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा विकल्प हमारे किसान भाइयों के पास उपलब्ध है। और यदि किसान भाई इसको बनवाते हैं और इसके अंदर खेती करते हैं तो सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि हम प्रतिकूल मौसम में भी किसी भी प्रकार की सब्जियों की या फूलों की खेती हम इसके अंदर कर सकते हैं। यदि किसान भाई देखें, खीरा जो है वो हम केवल बारिश के मौसम में या गर्मी के मौसम में ही लगा सकते हैं, लेकिन यदि किसान भाइयों ने इस प्रकार के पॉली हाउस या नेट हाउस का निर्माण किया है तो उसके अंदर वे किसी भी मौसम में, खास करके ठंड में भी खीरा लगा सकते हैं, यानी कि हम ऑफ सीज़न में भी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। और जब हम ऑफ सीज़न में सब्जियों की खेती करते हैं तो किसान भाइयों ने देखा होगा कि बाहर उसका मार्केट मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, तो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करेंगे हम इसके अंदर किस प्रकार से सब्जी पौध उत्पादन कर सकते हैं। अभी किसान भाई मेरे हाथों में देख रहे होंगे कि एक काले रंग की ट्रे मेरे हाथों में है, जिसको हम प्रो ट्रे या सीडलिंग ट्रे के नाम से जानते हैं। यह मार्केट में अलग अलग साइज़ में उपलब्ध है। मेरे हाथ में जो सीडलिंग ट्रे या प्रो ट्रे अभी है, उसमें आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे खांचे बने हुए हैं, और इसमें करीब करीब 105 खांचे हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि गिलकी के लिए या लौकी के लिए हम 40 खाने वाली ट्रे का प्रयोग करते हैं, जिसके जो खाने की साइज़ होती है वो ज़्यादा होती है। अब इसमें हम किस प्रकार से पौध उत्पादन कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमको ये ट्रे लेनी है, जो कि मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट में उपलब्ध है। 10 रुपये से लेकर के अच्छी क्वालिटी में आप जाएंगे तो 20 रुपये तक की एक ट्रे आपको मिलती है। आप इस प्रकार के काले रंग की ट्रे ले आएँ। अगर आप इसमें टमाटर, मिर्च, बैगन, फूल गोभी, पत्ता गोभी की रोप तैयार करते हैं तो आप इस प्रकार की ट्रे छोटे खांचों वाली ले सकते हैं। यदि आप गिलकी, लौकी या पपीता की रोप तैयार करना चाहते हैं ट्रे में, तो जो बड़े खांचों वाली ट्रे है, जिसमें एक ट्रे में 40 खांचे होते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इन खांचों में हम मिट्टी की बजाय कोकोपीट का प्रयोग करते हैं। कोकोपीट भरते हैं, और कोकोपीट भरने के बाद हर खांचे में जो भी बीज हमको बोना है, जिस सब्जी का भी बोना है, उसका मात्र एक बीज हर खांचे में डालते हैं, खांचे के मध्य में, और उसको डालने के बाद उसी कोकोपीट से अच्छी प्रकार से ढक दिया जाता है। और अच्छी प्रकार से ढकने के बाद एक के ऊपर करीब 10 ट्रे की तह लगा दी जाती है, और उस तह को एक अच्छे सफ़ेद रंग की पारदर्शी पॉलीथीन 200 गेज मोटाई वाली उससे ढक दिया जाता है, जिससे कि बीजों का अंकुरण जो है बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हो जाता है।
जैसे ही बीजों का अंकुरण शुरू हो जाता है फिर उस ट्रे को हमको इस प्रकार से लाइन में ज़मीन में बिछा देनी है और बिछाने के बाद फिर हमको उसमें समय समय पे पानी देते रहना है। और यदि आप उसकी ज़्यादा जल्दी बढ़वा लेना चाहते हैं तो उसमें आप बीच बीच में करीब 4 से 5 दिन के अंतराल पे 18-18-18 या 19-19-19 जो घुलनशील NPK मार्केट में उपलब्ध है उसका छिड़काव 1 लीटर पानी में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इस पर आप छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप अल्टरनेट डेज़ में या 2 से 3 दिन के अंतराल पर कैल्शियम नाइट्रेट जो कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है उसका भी छिड़काव कर सकते हैं 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोल करके। तो आप उससे देखेंगे कि उसमें पौधों को भोजन मिलता है और पौधों की जो बढ़वार होती है वो बहुत अच्छी से होती है, तेज़ी से होती है। और आप देख रहे होंगे कितनी स्वस्थ पौध हमारे इस पॉली हाउस में आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम ट्रे में, पॉली हाउस में या नेट हाउस में हम तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस में अगर हम देखें थोड़ी लागत ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को आती है और नेट हाउस में लागत पॉली हाउस की अपेक्षा 50% कम हो जाती है। हालांकि हम भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की तरफ से 50% अनुदान भी किसान भाइयों को इसको बनवाने के लिए दिया जाता है। पॉली हाउस बनवाते हैं तो उसमें करीब 1000 वर्ग मीटर में करीब 10 लाख का खर्चा आता है और यदि हम नेट हाउस बनवाते हैं तो 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हमें करीब 5 से 6 लाख का खर्चा आता है। तो जो भी किसान भाई के लिए अच्छा हो, जो उनको सूट होता हो, उनके लिए उपयुक्त हो, उस प्रकार से बनवा सकते हैं। नेट हाउस में आप देखेंगे कि जो हरी नेट का प्रयोग होता है वो 50% नेट का शेड नेट का प्रयोग होता है। शेड नेट भी मार्केट में विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों में उपलब्ध है, जिसमें हम मुख्य रूप से हरे रंग के शेड नेट का प्रयोग करते हैं। 50% मैश वाला, कुछ 35% मैश वाला, 75% मैश वाले और 90% मैश वाले भी नेट मार्केट में मिलते हैं, लेकिन हमको उसका प्रयोग नहीं करना है। हमें नेट हाउस के लिए 50% मैश वाले शेड नेट का ही प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से आप चारों तरफ से शेड नेट बना सकते हैं। ऊपर से आप पॉलीथीन से ढक सकते हैं। जैसे कि अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा जब बारिश होती है तो उस मौसम में भी हम अच्छी प्रकार से रोप तैयार कर सकते हैं। और जब ज़्यादा ठंड पड़ती है जिसमें हमारे पौध जो हैं वो पाले की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, अधिक ठंड पड़ने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, तो उस प्रतिकूल मौसम में भी हम इस प्रकार पॉली हाउस या नेट हाउस के अंदर अच्छे प्रकार से शुद्ध और स्वस्थ पौधों का निर्माण या उत्पादन कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा फ़ायदा पॉली हाउस और नेट हाउस का हमारे पास ये होता है कि हमें उत्पादन में बहुत कम से कम आप देखेंगे 4 से 5 गुना ज़्यादा उत्पादन हमको प्राप्त होता है अगर हम ओपन कंडीशन में करते हैं उसकी तुलना में। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त करने के लिए, लागत में कमी करने के लिए पॉली हाउस या नेट हाउस का प्रयोग कर सकते हैं। और जो राज्य सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है उसका निश्चित रूप से हमारे किसान भाई उपयोग करें, उसका लाभ उठाएं, जिससे कि उनको जो खर्चा होता है वो कम हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाई उन्नति की ओर अग्रसर हो सकें। कहते हैं कि हमारे किसान भाई केवल टमाटर, मिर्च या बैगन का ही उत्पादन करते हैं। अगर हम चाहें तो ट्रे में हम लौकी और खीरे का भी पौध उत्पादन कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें जो खेत में रोपण के समय यदि प्रतिकूल परिस्थिति है, ज़्यादा बारिश है या ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तब हम उसका रोपण नहीं कर सकते हैं बाहर। तो यदि हम पॉली हाउस के अंदर गिलकी या लौकी के पौध उत्पादन कर लें या खीरा या करेले का भी हम कर सकते हैं, और तो हमारा जो ज़्यादा ठंड होती है उस मौसम में हमको गर्मी इसके अंदर मिलती है, तो हमारा जो है 1 महीने का समय बच जाता है, 1 से 1.5 महीने का। और जब हमारा पौध हम उसको लगाते हैं तो 1 से 1.5 महीने के समय की बचत होने के साथ साथ वो हमारी फसल जो है 1 महीने पहले आ जाती है मार्केट में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उससे आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने जाना इन जानकारियों के बारे में। फ़िलहाल अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप बने रहिए खबरें खेती के साथ में। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हरदा ई मंडी पायलट प्रोजेक्ट में शामिल, दूध टैंकरों पर लगेंगे डिजिटल ताले, किसान आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर, कपास को सफेद मक्खी से बचाए, धान कृषि पद्धति के फायदे। और अब खबरें विस्तार से। कृषि उपज मंडी हरदा को ई मंडी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया है। कृषि उपज मंडी के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान कर दिया गया है। कृषि उपज मंडी हरदा ई मंडी के रूप में संचालित होने वाली प्रदेश की प्रथम मंडी होगी।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कृषि उपज मंडी हरदा में अब किसानों को सभी सुविधाएं इलेक्ट्रॉनिकली मिलेगी। इससे पारदर्शिता भी रहेगी और समय की बचत भी होगी। उन्होंने बताया कि मंडी में प्रवेश द्वार से लेकर नीलामी की प्रक्रिया, अनुबंध पत्र, टोल पर्ची, भुगतान पत्र, अनुज्ञा पत्र सभी इलेक्ट्रॉनिकली जारी किए जाएंगे। पूरा सिस्टम पेपरलेस होकर ऑनलाइन होगा। कृषकों को सारी जानकारियां और मैसेज ऑनलाइन भेजे जाएंगे। दूध के टैंकरों में मिलावट को रोकने के लिए एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दूध का संकलन करने वाले टैंकरों में डिजिटल लॉक और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाएगा। पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने डेयरी फेडरेशन की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए बताया कि ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। श्री पटेल ने कहा कि लंबे समय से दूध के टैंकरों में मिलावट की शिकायतें मिल रही थी। इससे मिलावट पर प्रभावी अंकुश लगेगा और दूध की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। श्री पटेल ने बताया कि अप्रैल से जून 2021 में प्रदेश के दुग्ध संघों द्वारा 8,35,959 लीटर दूध संकलित किया गया। केंद्र सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने तथा कृषि कार्य संबंधी व्यय हेतु प्रत्येक आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खाते में 1,37 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार देश के एक्सपर्ट्स, आईटी कंपनियों के साथ मिलकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नई प्रौद्योगिकी के साथ कार्य कर रही है। UIDAI के तहत आधार एकीकरण मोबाइल ऐप का शुभारंभ तथा CSCA KCC के साथ एकीकरण और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बनाए गए भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस के साथ एकीकरण के माध्यम से विभिन्न तकनीकी समाधान विकसित किए जा रहे हैं। सफेद मक्खी से कपास की फसल को अत्यधिक नुकसान होता है। इस कीट के शिशु और वयस्क कपास की वनस्पतिक वृद्धि के समय से टिड्डे बनने तथा पौधों से रस चूसकर फसल को हानि पहुंचाते हैं तथा पत्तों का मरोड़िया रोग भी फैलाते हैं। सफेद मक्खी का प्रकोप होने पर पत्तियां सूखकर काली होने लगती है। इस कीट का आर्थिक क्षति स्तर 8 से 10 वयस्क प्रति पत्ती है। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जुलाई के अंत से सितंबर प्रारंभ तक आर्थिक क्षति स्तर पर सुरक्षित कीटनाशी इमिडाक्लोप्रिड 150 मिलीलीटर या थायोमेथैक्साम 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान कृषि पद्धति में बीज 5 से 6 किलोग्राम लगता है, जबकि पारंपरिक विधि में 50 से 60 किलोग्राम बीज लगता है। इस पद्धति में धान की फसल से कम पानी में अधिकतम उपज ली जा सकती है। उर्वरक और रासायनिक दवाओं कीटनाशक का कम प्रयोग किया जाता है। प्रति इकाई अधिकतम कैसे 30 से 50 जिनमें पूर्ण रूप से भरे हुए एवं उच्चतर वजन वाले पुष्पगुच्छ प्राप्त होते हैं। फसल में कीट रोग प्रकोप की न्यूनतम संभावना होती है। समय पर रोपाई और संसाधनों की बचत होती है और अधिक उपज प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।